नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी 68 का मेंस 12 मई 2023 से शेड्यूल्ड है और इसमें एक पेपर निबंध को जोड़ा गया है और ये पहली बार ही है। बीपीएससी सुधारों के दौर से गुजर रहा है। हमारा और आपका ये दायित्व है कि उन सुधारों के साथ फिट बैठें और उनकी डिमांड के अनुसार खुद को तैयार करें। जैसा कि निबंध के पेपर को जोड़कर बीपीएससी जो है आपसे किसी विषय वस्तु अथवा टॉपिक के माध्यम से उस विषय की समान जानकारी के साथ विशिष्ट एवं बहुआयामी जानकारी की अपेक्षा रखती है। अतः जरूरी है कि आप निबंध की तैयारी भी उसी अप्रोच के साथ करें ताकि आप टफ कंपटीशन में एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हों। इसी को ध्यान में रखकर प्रोग्रेसिव क्लासेस निबंध का ये सेशन लाया है, जिसमें आपको विभिन्न टॉपिक्स पर निबंध देखने को मिलेंगे, जिसका आधार कुछ मैगजीन्स में आए निबंध अथवा न्यूज़पेपर या कुछ समसामयिक मुद्दे हो सकते हैं। विशेषकर जो हमारी अभी प्राथमिकता है वो है घटना चक्र में आए इस बार के बीपीएससी इससे स्पेशल जो मैगजीन्स है उसका डिस्कशन करना और उसमें जो भी टॉपिक शामिल किए गए हैं उसे कवर करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, अब जब हम निबंध शुरू कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक जानकारी निबंध के बारे में होनी चाहिए। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन से किसी विषय वस्तु पे उसमें ऑप्शन रहेंगे कि आपको निबंध लिखने हैं। तो जो निबंध का जो सिलेक्शन है ये मायने रखता है कि आप किस निबंध को आप लिखना चाह रहे हैं। तो उसका सिलेक्शन आप किस तरह से करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको उस विषय पे कितनी डेप्थ जानकारी है और उसके प्रोस कॉन्स के साथ साथ उसकी जो विभिन्न डायमेंशंस है उसके बारे में आपकी कितनी पकड़ है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आप किसी टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे। और देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेक्ट नहीं की जानी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई संवेदनशील या विवादास्पद मुद्दे हैं, वो आपको विषय वस्तु में दिया गया है निबंध लिखने के लिए, तो ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्शन करने से बचना चाहिए। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ कि संवेदनशील या विवादास्पद मुद्दे कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को सिलेक्शन करने से बचना चाहिए। दूसरा ये है कि वैसे विषय जिसे देखकर आप भावुक हो जाते हो, तो उसमें क्या है कि भावुक हो जाने के बाद आप अति उत्साह के शिकार हो सकते हैं और उसमें जो है इमोशंस को कंट्रोल करके लिख पाना एक समस्या आपके लिए हो सकती है। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है निबंध लेखन में, वो है कि आप कोई भी टॉपिक्स जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। और चिंतन मनन करते हुए ऐसा नहीं कि आप चिंता करने के लिए बैठ गए कि क्या करना है, नहीं, चिंतन मनन बिल्कुल आपको एक एनालाइज कर लेना चाहिए कि आप कहाँ तक किस टॉपिक्स को आप खींचकर ले जा सकते हो और क्या कंक्लूजन, क्या बॉडी और जो इंट्रोडक्शन आप किस तरह से दोगे। तो आप एक तरह से एक ओवरव्यू इसका आप तैयार कर लो माइंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा आपने मान लिया विषय चुन लिया है, तो चुन लेने के बाद आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी, ये सब सारे चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है उसका आप एक परिचय दोगे। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लोकोक्ति हो सकते हैं, मुहावरे हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल ग्राउंड हो सकता है, कल्चरल ग्राउंड हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन में शामिल करोगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स किस लिए पूछा गया होगा या इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या पृष्ठभूमि है, तो एक आप बैकग्राउंड देने की उसकी तैयारी करो कि बैकग्राउंड इसका क्या हो सकता है इस टॉपिक का। ठीक है, उसे आप शामिल कर सकते हो। ये जो टॉपिक्स हमने लिया इसका मुख्य विषय क्या है, थीसिस क्या है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आपके मेन बॉडी में जाएगा। इसके अलावा मेन बॉडी में आपको प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें आपको समाहित करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या रिलेवेंसी है इस टॉपिक्स की, इसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ जो भी प्रासंगिकताएं हैं, रिलेवेंसी, वो आपको शामिल करना पड़ता है। और आलोचनाओं को भी शामिल करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आलोचनाओं के साथ साथ आप सिर्फ आलोचना पे ही फोकस नहीं करेंगे, आलोचना तो आप देंगे ही, लेकिन आपके जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए, आपके जो लेखन नहीं होने चाहिए, उसमें सुधारात्मक जो चीज़ें हैं
को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। मान लिया सिर्फ आप आलोचना करते हैं या आलोचनाओं को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपने समस्याओं की चर्चा कर दी लेकिन कोई व्यवहारिक सोल्यूशन आपने नहीं दिया, तो ये आपका एक अच्छा निबंध नहीं माना जाएगा। और सोल्यूशन में भी आप यूटोपिया टाइप की जो सोल्यूशन है वो नहीं दो, आप बिल्कुल व्यवहारिक सोल्यूशन दो जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे जो सोल्यूशन है आप उसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो निबंध लेखन है, निबंध लेखन में आपको कभी व्यक्तिवादी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवादी होकर आप किसी चीज़ को या व्यक्तिगत होकर आप अपना दृष्टिकोण नहीं रखें, इससे और अतिवादिता से बचें, ये जरूरी है। ठीक है, और मान लिया कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पे आपको सरकार या शासन को लेकर के कुछ उसमें आपको फैक्ट्स लिखने पड़ जाए, तो आप सरकार या शासन या प्रशासन की जो आधारहीन आलोचना है, आप आलोचना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधारहीन आलोचनाओं से बचिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको निबंध लेखन में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो डिस्कशन है निबंध लेखन को। जो हमारा टॉपिक है आज वो है बिहार में औद्योगिक पंगुता, भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ये टॉपिक जो है आप देख रहे होंगे कि बिहार में औद्योगिक पंगुता को लेकर के है। आप जानते हैं बिहार में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति में, वहाँ से माइग्रेशन देखने को मिलता है। जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। जो सेकंड सेक्टर है, सेकंड सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कमी है, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी भी कमी है। तो बिहार में औद्योगिक पंगुता है, बेरोजगारी है, आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, स्किल्स लेबर की कमी है। तो ये बिहार में पंगुता, औद्योगिक पंगुता के बारे में बताया हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में यह है, क्या ये भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? बिहार में औद्योगिक पंगुता जो है, भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये टॉपिक्स आपको दिया गया है। इस टॉपिक्स पे आपको मेंस लिखना है। ठीक है, सॉरी, इस टॉपिक्स पे आपको निबंध लिखना है जिसका टॉपिक्स है बिहार में औद्योगिक पंगुता, भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब जब भी आप लिख रहे हो निबंध, तो बीच में आप एक बार देख लीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछा गया, जो निबंध पूछा गया है, उसका डिमांड को आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने जो टॉपिक है, टॉपिक से पूरी तरह से आप डेविएट हो गए हो। तो ये क्या है कि ये डिजास्ट्रस होता है टॉपिक से डेविएट होना। तो एक बार 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 क्वेश्चन को लिखते हुए एक बार ऊपर नज़र बना लो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे निबंध लेखन का, और ये जो हमने निबंध लिया है, ये लिया है घटना चक्र से। तो घटना चक्र में ये टॉपिक था और ये निबंध काफ़ी अच्छा है और ये आपको काम आ सकता है। GS2 या GS1 के पेपर में भी ये टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है औद्योगिक पंगुता को लेकर के। ठीक है, बिहार में गरीबी, बेरोजगारी वगैरह को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए शुरुआत किया गया है, मेरे उद्योग विहीन राज्य का क्या होगा भगवान, क्योंकि लाखों में आ रहे हैं बेरोजगार नौजवान। फिर से मैं बोलता हूँ, मेरे उद्योग विहीन राज्य का क्या होगा भगवान, क्योंकि लाखों में आ रहे हैं बेरोजगार नौजवान। यहाँ पे इस तरह से लोकोक्ति के माध्यम से या एक शायरी के माध्यम से इसे शुरुआत किया गया है। ठीक है, अब इससे क्या है कि ये स्पष्ट हो रहा है, इस दोहे में ही या इस शायरी में ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो डिमांड था बिहार में औद्योगिक पंगुता और भौगोलिक सीमा राजनीतिक, इसका कहीं ना कहीं एक सारांश यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, आगे जो आपका बॉडी होगा वो क्या होगा, इससे स्पष्ट हो रहा है। मेरे उद्योग विहीन राज्य में, ये औद्योगिक पंगुता हो गया, राज्य का क्या होगा भगवान, क्योंकि लाखों में आ रहे हैं बेरोजगार नौजवान। बेरोजगारी है, नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है काफ़ी संख्या। आप जानते हो कि जो बिहार है वो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका वहाँ पे प्लस है, लेकिन ये जो नौजवान है, जो हमारी युवा हैं, वो बेरोजगार हैं और इससे क्या है कि बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। हम उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री वैसा नहीं है जहाँ पे वो सर्व कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो रही है इस लाइन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं इसका। उपयुक्त पंक्ति बिहार के औद्योगिक स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। देश के तीसरे सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में जब प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग
रोजगार की तलाश में ट्रेनों और एसी में भरकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं, तब बिहार की औद्योगिक पंक्ता को लेकर हजारों सवाल दिमाग में उमड़ पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार से रोजगार की तलाश में क्या दूसरे राज्यों में इस तरह का पलायन उचित है? ये देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी किया गया कि बिहार से रोजगार की तलाश में क्या दूसरे राज्यों में इस तरह का पलायन उचित है? बिहार में उद्योगों की स्थापना में क्या समस्या है? क्या बिहार का भूगोल यहाँ के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है? ये जो टॉपिक पूछा गया था, देखिए, और भौगोलिक सीमा या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो देखिए, भौगोलिक सीमा को यहाँ पे टच किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि बिहार में उद्योगों की स्थापना में क्या समस्या है? क्या बिहार का भूगोल यहाँ के औद्योगिक पिछड़ापन का कारण है? बिहार का भूगोल, ये आ गया ना, भौगोलिक सीमाएं। या राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव ने बिहार को भारत के लिए मजदूर आपूर्ति का हब बना रखा है। अब देखिए, यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी आ गया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे ये पहले ही इंट्रोडक्शन में ही इसको शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि हम जो आपका जो डिमांड है, हम उसे फुलफिल करने जा रहे हैं आगे, और यही हमारा बॉडी होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें शामिल कर ली गई। राजनीतिक शक्ति के अभाव ने बिहार को भारत के लिए मजदूर का हब बना रखा है, या कोई अन्य कारण भी है जो बिहार में उद्योगों की स्थापना में समस्या बना हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिटेल, यहाँ से बॉडी तैयार हो रहा है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से शुरू किया गया कि क्यों ऐसा समस्या है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में पूरा एक विशेष वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ने सिर्फ बिहार से झारखंड को अलग ही नहीं किया, वरना संपूर्ण बिहार की स्थिति ही बदल दी, जिससे सर्वाधिक प्रभावित बिहार में उद्योगों की स्थिति रही। ठीक है, विभाजन से पूर्व बिहार में चीनी, जूट, पेपर, सूत, सिल्क उद्योग का गौरवशाली अतीत था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में बिहार देश के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले राज्य में शामिल था। बरौनी रिफाइनरी हो गया, सिंदरी बरौनी उर्वरक कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हटिया, रांची आदि अविभाजित बिहार में उद्योगों के आधार थे। इनके अतिरिक्त कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक जैसे महत्वपूर्ण खनिज उद्योग बिहार ही नहीं वरना संपूर्ण भारत के उद्योग के लिए ऊर्जा एवं कच्चे माल की आपूर्ति करते थे। एक समय था जब देश के कुल चीनी उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी अकेले 25% था, 25% से ज़्यादा था। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अविभाजित बिहार अर्थात 1998 से 99 का ले रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी जहां 27.5% थी, वहीं विभाजन के उपरांत देखिए, जब झारखंड हमारे साथ था और तो हमारा औद्योगिक उत्पादन जो था उसमें भागीदारी था 27.6%, वहीं विभाजन के उपरांत वर्ष 2001-2 में यह घटकर 12.1% रह गई। तो ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे दिया है, मतलब एक तरह से बॉडी में जो हमने ऊपर में इंट्रोडक्शन दे दिया था सारा कुछ, उसके बाद जब हमने बॉडी की शुरुआत किया तो ये सारी चीज़ें आ रही है इसमें। तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड निर्माण से पहले जो हमारा इंडस्ट्री में जो योगदान था, इंडस्ट्री का जो योगदान था सकल घरेलू उत्पाद में, द्वितीय क्षेत्र का योगदान था वो 27.6% था। विभाजन के बाद यह कितना रह गया, 12.1%, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की वर्ष 98-99 में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 13.1% थी, जो वर्ष 2001-2 में घटकर 5.1% रह गई। ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिए, ये आप फैक्ट्स GS 1 या 2 में भी आपको यूज करने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें बिहार की कार्यशील आबादी के 10% से भी कम को रोजगार प्रदान करने की क्षमता बची और मजबूर होकर एक बड़ी आबादी को रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर पलायन करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी जो फैक्ट्स हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, यहाँ पे दिया गया है। साथ ही बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राजस्व के लगभग 65% स्रोत झारखंड में चले गए। झारखंड के अलग होने के बाद क्या हो गया, 65% स्रोत झारखंड में चले गए, जिसने राजस्व के अभाव में नए उद्योगों के विकास में समस्या उत्पन्न किया है। आगे देखते हैं, ये जो औद्योगिक पंक्ता है, जो हमारा टॉपिक था औद्योगिक पंक्ता, भौगोलिक क्या था, भौगोलिक सीमा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो देखिए, औद्योगिक पंक्ता को हम प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या, अब ये मान ली टॉपिक में दिया हुआ है औद्योगिक पंक्ता, तो हम उसे प्रूफ भी करेंगे ना कि औद्योगिक पंक्ता है भी या नहीं है, तो इस माध्यम से यहाँ पे प्रूफ किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं सत्ता, हाँ ठीक है, साथ ही बिहार का भूगोल भी। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट था भौगोलिक सीमाएं, तो अब भौगोलिक सीमा पे आ गया। यहाँ पे हमने औद्योगिक पंक्ता को प्रूफ किया,
यहाँ पे हमने औद्योगिक पंक्ता प्रूफ किया इस पूरे पैरा में। अब हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो भौगोलिक सीमाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या है ये। तो साथ ही बिहार का भूगोल भी, बिहार में उद्योग स्थापना में एक समस्या है। बिहार के 38 जिलों में लगभग 21 उत्तरी एवं जिलों में जलाभाव के कारण सूखे की स्थिति है। इसके अतिरिक्त एक भू अवध लैंडलॉक्ड राज्य होना अर्थात समुद्र के किनारे बसा नहीं होना भी बिहार में औद्योगिक पंक्ता का एक कारण माना जाता है। देखिए जो भौगोलिक सीमाएं थे उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया कि 38 जिला में से 21 जिला उत्तरी और मध्य बिहार जिले का बाढ़ग्रस्त है। इसके अलावा जो दक्षिण के जिले हैं वो सूखाग्रस्त है। और तीसरा क्या है, लैंडलॉक्ड है अर्थात समुद्र से कोई इसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई है। तो ये औद्योगिक पंक्ता का कारण माना जाता है। आगे देखते हैं, उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है जिसके कारण बिहार औद्योगिक तौर पर पिछड़ा है। इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। देखिए उपयुक्त कारणों में से हमने कुछ कारण बताए ऊपर, एक तो बिहार झारखंड जो अलग हुआ वो, और उसमें हमने औद्योगिक पंक्ता को भी प्रूफ किया। दूसरा क्या है, भौगोलिक सीमा के बारे में हमने ऊपर चर्चा किया। इसके अलावा अब हमारे इच्छा शक्ति पे, तो उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है जिसके कारण बिहार औद्योगिक तौर पे पिछड़ा रहा है। इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। ये हमारे जो टॉपिक था उसमें ये शामिल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, तो हम यहाँ पे टच किए इसे। चाहे वह राज्य राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, चाहे वह राज्य सरकार के तौर पर हो या केंद्र सरकार के तौर पर। ठीक है, हरियाणा भी एक भू अवध राज्य है। अब देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को ये किस तरह से जोड़ रहा है कि लैंडलॉक्ड की बात करते हैं कि लैंडलॉक्ड के कारण क्या है कि हमारा औद्योगिक पिछड़ापन है। तो यहाँ पे हरियाणा का एग्जाम्पल लिया गया है कि हरियाणा भी एक लैंडलॉक्ड राज्य है परंतु औद्योगिक तौर पर भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल है, जहाँ लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर कार्य करते हैं। बिहार सरकार की तरफ से बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उचित समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उचित समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के कई शीर्ष चीनी मिल बंद हो गए। अब देखिए एक फैक्ट है, कई बार ऐसा लगता है कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्ट्स है उसे आप थोड़ा शामिल कर सकते हैं। तो कई चीनी मिल बंद हुए, सरकार की आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो होनी चाहिए कदम उठाने चाहिए सही समय पे वो नहीं उठा पाए, तो इसके कारण ये शीर्ष चीनी मिल बंद हो गए। माना कि बिहार में बाढ़ एवं सूखे की समस्या है, परंतु स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी यह समस्या बनी हुई है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही उत्तरदायी है। इसके माध्यम से हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी है उसे भी हमने प्रूफ किया। अब आगे देखते हैं, पिछले दशक तक बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुदृढ़ नहीं थी। देखिए कानून व्यवस्था तो एक चैलेंज रहा था बिहार में, तो ये चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। बिहार एक गंभीर नक्सल प्रभावित राज्य था, जिसने बिहार में उद्योगों की स्थापना में एक बड़ी समस्या उत्पन्न की तथा निजी क्षेत्र में बिहार में निवेश करने को हतोत्साहित किया। अब कई सारी समस्याओं से बिहार गुजरा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, नक्सल प्रभावित राज्य रहा, और इसके कारण क्या है, निवेशक जो है बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचकते थे। तो ये भी एक यहाँ पे मुद्दा है। आगे देखते हैं, इन सब कारणों का परिणाम था कि कोविड महामारी के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन से करोड़ों की संख्या में बिहार से बाहर रह रहे बिहार के लोग वापस अपने राज्य आए। इस स्थिति ने बिहार में उद्योग की दशा एवं दिशा पर पुनः बहस एवं सुधार की चर्चा शुरू की। अब देखते हैं आगे क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए ये 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ है, उसका रिपोर्ट दिया हुआ है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% थी, जो 2016-17 में 22.1% थी, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी 2020-21 में 19.5 रही, जो वर्ष 2016-17 में 20.6% थी, जो दोनों ही क्षेत्रों में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2020-21 में गिरावट को प्रदर्शित करता है। वहीं तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016-17 में 57.3% थी, जो 2021 में बढ़कर 61.2% हो गई। तृतीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी जो 57.3% थी वो 2021 में बढ़कर 61.2% हो गई। विदित हो कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 19-20 में सकल
राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.1% रहा। 19-20 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.1% रहा, जो भारतीय राज्यों में सबसे कम है, जबकि भू आबाद एवं खनिज संसाधन रहित हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों में यह क्रमशः 31.7% एवं 24.6% रहा। ये देखिए फैक्ट्स हम यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे डाला गया है। इससे क्या है कि आपके निबंध लेखन में एक वजन आएगा, ये माना जाएगा कि आप किसी चीज़ को यूं ही बोलते नहीं बल्कि उसे डाटा से के साथ आप उसे प्रूफ करते हो। तो इससे क्या है कि मार्क्स में इसका असर दिखेगा, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो आपको ऐसे जो फैक्ट्स हैं ये शामिल करना चाहिए अपने आंसर में। वहीं छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे खनिज संसाधन से संपन्न राज्यों में यह क्रमशः 40.3% और 43% रहा। अब देखिए किस तरह से कंपेरिजन किया गया। जो सकल राजकीय मूल्यवर्धन है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार में 2019-20 का है, कितना है 20.1%। वहीं देखिए आप हरियाणा और पंजाब में 31.7% मिल जाएगा, 24.6% मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये 40% में 43% है। बिहार से सीधे डबल यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। समुद्र के किनारे अवस्थित राज्य गुजरात में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50.4% है, जबकि महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में यह 33.2 एवं 38.1% है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा फैक्ट हो रहा है, अब इतना भी आप नहीं याद करके जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ कुछ कंपेरेटिव जो डाटा है आप उसे दे सकते हैं। वर्ष 2018-19 में बिहार में चालू कारखानों की संख्या 3422 थी, जिनका सकल राजकीय मूल्यवर्धन में योगदान लगभग महज कितना है 0.8%। हमारे यहाँ बिहार में चालू कारखानों की संख्या कितनी थी 3422, मतलब 3422, जिनका योगदान कितना है 0.8%। वहीं गुजरात में 26,000 कारखाने संचालित हैं और इनका मूल्यवर्धन जो है सकल राजकीय मूल्यवर्धन में इसका योगदान कितना है 17.9%। कितना गैप है आप देखिए, बिहार का जो जीबीए में इसका योगदान है कितना मात्र 0.8%, और जबकि गुजरात में कितना है 17.9%। वहीं पे हरियाणा का देख लेते हैं, तो हरियाणा में जो कारखाने की संख्या है वो 11,000 है एवं सकल मूल्यवर्धन में इसका 6.8% का योगदान है। जहाँ तक उद्योग में नियोजन में वार्षिक वृद्धि का सवाल है, तो वर्ष 2018-19 में बिहार में मात्र 130 लाख लोग उद्योगों में नियोजित थे। कितना 130 लाख लोग, मतलब 1.3 करोड़ लोग उद्योग में नियोजित हैं, एवं नियोजन में वार्षिक वृद्धि मात्र 0.3% थी, जबकि भारत में औसतन वार्षिक वृद्धि 3.1% है। देखिए औद्योगिक जो नियोजन है उसमें बिहार का जो परसेंटेज है वो 0.3% है मात्र। यहाँ के जो बिहार में मात्र 1.3 करोड़ लोग नियोजित हैं उद्योगों में, और ये जो परसेंटेज बनता है 0.3% बनता है, जबकि भारत का औसतन देखें तो 3.1% है। परंतु नियोजन में वृद्धि वर्ष 2015-16 के बाद सकारात्मक रही है, जो संभवतः बिहार एवं केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ये देखिए ऊपर के माध्यम से हमने ये बताया कि बिहार में किस तरह से औद्योगिक पंगुता है, और हमने उसका कंपेरेटिव अध्ययन किया विभिन्न स्टेट्स के साथ। जो हमारा टॉपिक है उसमें औद्योगिक पंगुता शब्द को जोड़ा गया था, तो हमने तो शुरू में इंट्रोडक्शन में डाला था, उसके बाद यहाँ पे पूरे फैक्ट्स के साथ पूरे डाटा के साथ उसे प्रूफ किया गया और उसका एक कंपेरेटिव स्टडी किया गया। अब आगे देखते हैं बिहार में उद्योग की स्थिति में सुधार। अब सरकार के स्टेप्स के बारे में कुछ चर्चा की जा रही है। बिहार में उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिहार औद्योगिक नीति 2016, बिहार स्टार्टअप नीति 2022, बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 महत्वपूर्ण है, जिनमें सरकार ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु छूट, सब्सिडी प्रदान किया है। साथ ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021 लागू किया है। ये निजी भूमि खरीद नीति 2021 भी लागू किया गया है, जो उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि खरीद को आसान बनाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार बिहार में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार एवं अन्य राज्यों में निवेश सम्मेलनों का भी आयोजन कर रही है। अभी देखिए यहाँ पर हमने ऊपर तो समस्याएं बताई, लेकिन अभी जो कार्य किए जा रहे हैं ये हमारा एक पॉजिटिव पक्ष रखेगा सरकार के प्रति, और जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं उसके प्रति। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाला। आगे देखते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए सरकार का ध्यान मूल रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए सरकार का ध्यान मूल रूप से कहाँ पर है,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी कारण यहाँ पे सरकार का नज़र है। बिहार में अब तक 2 मेगा फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही अनाज एवं चीनी उद्योग आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना भी बिहार में की जा रही है। बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, इसी में बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 आया। इसके तहत बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयों स्थापित की जानी है। आगे देखते हैं। बिहार में अब संरचनात्मक जो सुधार हैं, सड़क, रेल, जलमार्ग तीनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में कुल 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहीं बिहार 1856 किलोमीटर लंबे पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाग है, जिसका 239 किलोमीटर भाग बिहार से होकर गुजरता है। 1856 किलोमीटर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका 239। आगे देखते हैं। विदित है कि बिहार में माल अर्थात सामान के बेहतर आवागमन के लिए बिहटा पटना में शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहटा पटना में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि औरंगाबाद, चोरदाहा तथा बख्तियारपुर रांची नामक 2 आर्थिक गलियारे का निर्माण भी बिहार में जारी है। 2 औद्योगिक गलियारा बिहार में बन रहा है, औरंगाबाद, चौरदाहा और बख्तियारपुर रांची। ये 2 आर्थिक गलियारे का निर्माण भी हो रहा है। ये बता रहा है कि सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा रही है और औद्योगिक पंक्ता तो रही है, लेकिन हम स्थिर नहीं बैठे हुए हैं, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं और बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं। सरकार के काफ़ी प्रयास हैं और इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने छोटे स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति भी शुरुआत की है। एक जिला एक उत्पाद की नीति भी चल रही है। वहीं बिहार में पर्यटक उद्योग में बहुत संभावना है। बिहार के बहुत से स्थल रामायण कॉरिडोर, जैन कॉरिडोर, सूफी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। पटना में गुरु पर्व तथा गया में बौद्ध मंदिर को देखने प्रति वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक बिहार आते हैं। यदि बेहतर होटल एवं स्वच्छता तथा आवागमन की व्यवस्था की जाए तो बिहार का पर्यटन उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कंक्लूजन पे ये हमने पूरा ये बता दिया इस लेख के माध्यम से कि क्या क्या औद्योगिक पंक्ता है, भौगोलिक सीमा के भी बारे में हमने चर्चा किया, राजनीतिक इच्छा शक्ति के भी बारे में चर्चा किया और औद्योगिक पंक्ता जो है उसे प्रूफ किया विभिन्न राज्यों के साथ कंपेरिजन करके। बिहार कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमने आर्थिक सर्वेक्षण को यहाँ पे एक कंपेरिजन किया गया है यहाँ पर। उसके बाद सरकार के जो प्रयास हैं वो इसमें शामिल किया गया। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कंक्लूजन में क्या है कि उपयुक्त प्रयासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, हमने जो ऊपर प्रयास किए, बिहार सरकार की जो भी पॉलिसी हैं, अलग अलग पॉलिसी आई और इसके अलावा जो औद्योगिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है और उसके बाद जो पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास में पर्यटन उद्योग है उसके विकास की जो संभावना है उसका विस्तार किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में विस्तार की संभावना है उसका विस्तार किया जा रहा है। कई सारी पॉलिसी आई, एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है, तो उस सब चीज़ का आप इसमें चर्चा कर सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं उपयुक्त प्रयासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिहार भविष्य में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा। देखिए कितना पॉजिटिव निष्कर्ष डाला गया है। उपयुक्त प्रयासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिहार भविष्य में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा तथा बिहार से बाहर जाकर लोग बिहारी गाली को सुनते हुए, खराब जीवन दशा एवं अमर्यादित आचरण को झेलते हुए उनके बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार से बिहार में गौरवमान होगा। ये देखिए काफ़ी लंबा ये सेंटेंस बनाया गया है, तो इतना लंबा सेंटेंस भी उचित नहीं होता, आप इसे ब्रेक कर करके आप बना सकते हो। और जो सेंटेंस होना चाहिए वो समझ, आप ऐसा लिखो कि समझ में आ सके क्या कहना चाह रहे हो। क्लिष्ट शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और लंबे सेंटेंस के यूज से बचना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो बिहार से पलायन हो रहा है और बाहर जाकर बिहारी शब्द से जैसे जो चीज़ है और उन्हें गाली के सम्मान के रूप में उसे देखा जाता है और ये एक अमर्यादित जीवन हो जाता है एक तरह से। अब हमारी जो डिग्निटी की लाइफ है तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है उसके यहाँ पे चर्चा की गई है, वो हमारा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए। तो यदि हमारा औद्योगिक डेवलपमेंट होगा, औद्योगिक पंक्ता दूर होगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति आएगी और जो भी सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं उसे सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जो चीज़ है हमारी डिग्निटी
वो हम फिर से वापस ला पाएंगे और बिहार, एक जो गौरवशाली बिहार है, उसे हम फिर से पुनः प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे कंक्लूजन रहा। तो इस टॉपिक को हमने देख लिया है, इस पर आप विचार कीजिएगा, इसमें और क्या सुधार हो सकता है और अपनी तरफ से क्या क्या लिखा जा सकता है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।